हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बखैरियत होंगे। तो आज हम लोग जो क्लास 12th का जो पहला चैप्टर है वो हम पढ़ चुके हैं। आज हम उसका सवाल जवाब लगाने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देखें, तभी आपको ये सवाल जवाब समझ में आएंगे। और अगर सिर्फ याद करना है तो इसी वीडियो को आप लोग देख लीजिए, 2-3 बार याद हो जाएगा सारे सवाल के जवाब। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिला ताखिर। तो इसमें पहला जो सवाल है कि किसने फ़रहतुल्लाह बेग को बिस्मिल्लाह कराई। तो इसका सही जवाब होगा वलीउल्लाह। वलीउल्लाह कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में है वलीउल्लाह, यानी कि ये वाला सही हो जाएगा अपना। और उसके बाद दूसरा सवाल है कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह ने किस से कुरान पढ़ी। या कमरुद्दीन, मौलवी कमरुद्दीन कहाँ है? ऑप्शन जी में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह ने इंटरमीडिएट की सनद की कहाँ से हासिल की। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने इंटरमीडिएट की सनद कहाँ से हासिल की। इसको हम बताए हुए थे और 2-3 बार करके ऐसे बताए हैं, जैसे कि आपको याद हो जाए तो देखिए। इंटरमीडिएट की हम ऑप्शन दे रहे हैं: मुस्लिम कॉलेज, हिंदू कॉलेज, ईसाई कॉलेज या सिख कॉलेज। तो हिंदू कॉलेज से इंटरमीडिएट की इम्तहान पास, तो हिंदू कॉलेज ही सही हो जाएगा। हिंदू कॉलेज हिंदू कॉलेज से उन्होंने इंटरमीडिएट के इम्तहान पास किया था 1903 ईस्वी में। अच्छा, किस सन में मिर्ज़ा इंटरमीडिएट का इम्तहान पास किए थे? 1901, 1900। अभी देखिए, अभी हम बताए हैं 1903 ईस्वी में, तो 1903 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेगला ने जुडिशल इम्तहान कब पास किया था? 1910 ईस्वी में। 1910 ईस्वी ऑप्शन में है, देखिए तो हाँ, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। देखिए, हम एक बात बताना चाहेंगे कि आप लोगों ने कभी भी सोचा है कि अलिफ बे जीम दाल ऐसा क्यों दिया रहता है? ये अकॉर्डिंग टू क्लास में है, आगे चल के मिलेगा, लेकिन हम बता दे रहे हैं। अलिफ का अदद नंबर 1, बे का 2 और जीम का 3 और दाल का 4 होता है, इसीलिए ऐसा दिया रहता है। ठीक, ये अलिफ बे जीम दाल, आप लोग क्यों नहीं सोचे कि अलिफ बे ते से ऐसा होता है? लेकिन ऐसा नहीं रहता है, क्योंकि ये अदद नंबर है। ठीक, अदद नंबर के बारे में अगर वो चैप्टर तक हम पहुँचे ना, तो हम आपको पूरे अच्छे से बताएंगे डिटेल में कि अदद क्या होती है। ठीक, तो चलिए बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह हाई कोर्ट के इंस्पेक्टिंग अफसर कब बने? 1939 ईस्वी में बने थे। 1939 ईस्वी है कहीं ऑप्शन में? देखिए तो हाँ, ऑप्शन दालिश करेक्ट आंसर, यानी कि चौथा आंसर करेक्ट है। ठीक, तो चलिए बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह की शादी कब हुई थी? 1904, 1906, 1908, 1910। 1908 ईस्वी में नसीमा सुल्ताना से उनकी शादी हुई थी, साजिद बेग की लड़की से। और वो जब इंतकाल कर गए तो उनकी दूसरी शादी हुई उन्हीं की बहन हमीदा सुल्ताना से। अच्छा, चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने कितने निकाह किए थे? 2 निकाह, अभी हम बताएं कि 2 निकाह किए थे। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग का इंतकाल कब हुआ? 1947 में उनका इंतकाल हो गया था। चलिए अब बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है नज़ीर अहमद की कहानी किसकी तहरीर है? देखिए, ये सवाल पूछा गया है और फिर पूछ रहा है कि नज़ीर अहमद का जो कहानी इसकी तहरीर, मतलब इसको किसने लिखा था? तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने। ठीक, और मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह के जद्द अमजद, उनके दादा परदादा अफजल बेग उनके दादा का नाम था, कहाँ से हिंदुस्तान आए थे? हम आपको बताए थे कि अफ़गानिस्तान में एक बदख्शा शहर है, वहीं से वो वापस आए थे। तो अफ़गानिस्तान सही हो जाएगा, बदख्शा अफ़गानिस्तान। ठीक, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की पैदाइश कहाँ हुई थी? उनकी पैदाइश कहाँ हुई थी बताओ ज़रा। दक्कन, दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद। दिल्ली में हुई थी, दिल्ली वालान चौड़ी वालान दिल्ली में हुई थी। अच्छा, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग किस सन में पैदा हुए थे? 1985। खुद कह रहे हैं कि हम 1985 में पैदा हुए थे, और तज़किया नवैस के अनुसार 1983। ये भी पूछ सकता है कि तज़किया नवैस के अनुसार वो कब पैदा हुए थे। ठीक, अच्छा, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के वालिद का क्या नाम था? मिर्ज़ा हशमतुल्लाह बेग। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, यानी कि दाल इज़ करेक्ट। ठीक, अच्छा, मिर्ज़ा
फ़रहत उल्लाह बेग के वालिदा का क्या नाम था? मुशर्रफ जहाँ बेगम। उनके वालिदा का नाम मुशर्रफ जहाँ बेगम था, ठीक। और मुशर्रफ जहाँ बेगम, ये देखिए थोड़ा धुंधला फोटो आ गया है, फिर भी कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे। तो ऑप्शन ये बी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुशर्रफ जहाँ उनके वालिदा का नाम था। मिर्ज़ा हशमतुल्लाह बेग के वालिदा का इंतकाल के वक्त मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की उम्र क्या थी? हम बताए थे कि जब वो 10 दिन के थे ना, तो उनके वालिदा का इंतकाल हो गया था। कहानी पढ़िएगा तो मालूम चल जाएगा, लेकिन अगर आप यहाँ जानना चाहते हैं तो ठीक है, हम यूँ ही बता दे रहे हैं। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के वालिदा के इंतकाल के बाद किसने उनकी परवरिश की? उनकी फूफी ने। जब वो इंतकाल हो गए तो उनकी फूफी हसन जहाँ बेगम जो है उनकी परवरिश की, फूफी। ऑप्शन जी मिस करेक्ट आंसर, ठीक। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, जिन्होंने फ़रहतुल्लाह बेग की परवरिश की उनका नाम क्या था? देखिए अभी हम बताए ना कि उनकी फूफी का नाम हसन जहाँ बेगम था, तो हसन जहाँ बेगम करेक्ट आंसर, ठीक। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस सनफ़ से है? देखिए ये सवाल बारहा पूछा गया है और लगता है इस बार भी पूछा जाएगा, तो इसीलिए हम बता रहे हैं आपको कि नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ पूछ रहा है। देखिए नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ पूछ रहा है, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं हम आपकी अपनी बात को कि नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस सनफ़ से है। नज़ीर अहमद का पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि नज़ीर अहमद के ये नहीं पूछ रहा है कि नज़ीर अहमद का जो कहानी है, नज़ीर अहमद की कहानी का ताल्लुक़ अगर पूछता तो हम लिखते मिर्ज़ा, ठीक, खाका मारते, ठीक। तो बताइए ये किससे है? देखिए नज़ीर अहमद की कहानी का ताल्लुक़ पूछता ना, तब हम लोग कहते खाका, ठीक, खाका कहते। लेकिन नज़ीर अहमद का पूछ रहा है, तो नज़ीर अहमद के बारे में हम लोगों ने इस किताब में नहीं पढ़ा है, बट हमने क्लास 10th में पढ़ा था कि नज़ीर अहमद नावल निगार थे, ठीक। तो उनका ताल्लुक़ है नावल से, तो ऑप्शन लिफ करेक्ट हो जाएगा। ये गलत है, खाका गलत है। अगर ये गलत है, हम बता दे रहे हैं ये गलत है। अगर दिया रहता, मालूम है क्या, अगर ये दिया रहता कि नज़ीर अहमद की कहानी का ताल्लुक़ किस सनफ़ से है, तब हम ये इसको सही मानते, ठीक। लेकिन ये तो नहीं, ऐसा नहीं दिया हुआ है, इसीलिए हम इसको गलत मान रहे हैं, ठीक। और नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ खाका से है, ठीक, बोले नावल से। नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस से? नावल से। तो चलिए बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग और मियाँ दानी मौलवी साहब के घर में क्यों जाते थे? पढ़ने के लिए यार, इल्म हासिल करने के लिए। कहाँ गया? पढ़ने के लिए, हाँ, पढ़ने के लिए जाते थे। उनके मौलवी साहब मालूम है कौन थे? वही नज़ीर अहमद। अच्छा, किस अरबी शायर से मुतालिक सबक पढ़ाने के दौरान मियाँ राजा की छुट्टी हो गई? मुतनब्बी जो एक शायर है, उनका शेर ही पढ़ रहा था गलत सलत नहीं, नज़म को नसर पढ़ रहा था, इसीलिए इसकी छुट्टी हो गई। जाओ अब नज़म को नसर पढ़ना घरे। फ़रहतुल्लाह बेग शेर ख़वानी में किस तरह की गलतियाँ करते थे? हम आपको बता देंगे कि फ़रहतुल्लाह बेग एराब की गलती करते थे, और इसी गलती के कारण उनको मौलवी साहब कहे कि जाओ हम तुमको नहीं पढ़ाएंगे, किताब फेंक दिए। तो एराब की गलतियाँ करते थे, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। तो चलिए बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि मिर्ज़ा के मज़ामीन फ़रहत कितने जिल्दों में शाये हुई है? बताइए कि मज़ामीन फ़रहत जो है वो कितने जिल्दों में शाये हुई है? तो ये है 7 जिल्दों में, हम इसको बताए हुए हैं कि ये 7 जिल्दों में शाये हुई है। और चलिए बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, देखिए अब वो ख़त्म हो गया ऑब्जेक्टिव, अब सिर्फ सब्जेक्टिव है। देखिए अब हम ये बताना चाहेंगे, बिलखुसूस हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर जो लिखा है वही नहीं रटना है। अगर आपने कहानी पढ़ी है तो आपको अच्छे से पूरा क्लियर होगा, और आप अपना मतलब मन से मतलब बना कर लिख सकते हैं। अब अपना मन से ये नहीं कि किताब के बाहर से लिखेगा, अकॉर्डिंग टू बुक ही लिखना है, ठीक। तो देखिए फ़रहतुल्लाह बेग और मियाँ दानी मौलवी साहब के घर क्यों जाते थे? तो ये लोग ये इसका जवाब आपको खुद ही जानते कि पढ़ने के लिए जाते थे। पहले ज़माने में स्कूल नहीं था और मदरसा नहीं था, इसीलिए वो उनके यहाँ पढ़ने के लिए जाते थे, ठीक। और पहले का ये रिवाज भी था कि जो स्टूडेंट हैं वो टीचर के घर जाकर पढ़े, ठीक। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग
مرزا فرحت اللہ بیگ اور مولوی دانی نذیر احمد کے یہاں پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے، چونکہ اس زمانے میں مدرسہ، کالج اور اس طرح کے باضابطہ انتظام نہیں تھا، ٹھیک۔ ابھی تو آج طرح طرح کے عام آج کی طرح عام نہیں تھا، ٹھیک۔ پہلے مطلب جیسے اب کالج ہے، یونیورسٹی ہے، اور جو اور بھی ہے ٹیوشن، یہ سب پہلے کی طرح اب کی طرح عام نہیں تھا، اسی لیے وہ گھر ہی پہ جاتے تھے، ٹھیک۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس زمانے میں روایت تھی کہ عموماً طلباء استاد کے گھر جا کر تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے، یہ بولے نا کہ ان کا یہ تھا۔ چلیے بڑھتے ہیں اب اپنے اگلی سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے کہ کس عربی شاعر کے متعلق سبق پڑھانے کے دوران میاں رضا کی چھٹی ہو گئی؟ ابھی ہم بتائیں متنبی کے شعر پڑھ رہا تھا یہ بیچارہ، غلطی تو مطلب کیا بتائیں، نظم کو نثر پڑھ رہا تھا اتنا، مطلب اب سوچیے آپ ہی کے سامنے کوئی کہ ایک شعر سنا ہے لگے کہانی کی طرف سنانے، آپ کو برا لگے گا کہ نہیں بتائیے، آپ ہی بتائیے، نہیں نا آپ ہی انصاف کریے، کتنا برا لگے گا۔ یہ پڑھ رہا تھا، مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کیا کہ بھائی میاں رضا یار ہم تم کو ایک بات بولے تو مانو گے نا، مطلب ابھی بھی بولنے میں شرما رہے ہیں مولوی صاحب، کیا کہے، کوئی اچانک کہہ دیجیے کہ اٹھو جاؤ، ایسا نہیں نہ ہوتا ہے۔ تو وہ بولے کہ ہاں مانیں گے، پکا وعدہ کرو، بتائیے اب وعدہ بھی کروا رہے ہیں کہ کہیں نہیں مکر گئے تو پھر دقتیں ہیں، تو وعدہ بھی کروا لیے ہیں، اس کے بعد کہیں کہ آپ یہاں سے جائیے مت آئیے کل پڑھنے کے لیے، اس کے بعد معلوم ہے اس کے بعد سوچے کہ اب اس کو برا لگا ہوگا تو بولے گا کہ آپ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ آئیے گا مت پڑھنے کے لیے، آپ آ سکتے ہیں پر کچھ دن کالی جان کے یہاں جانا اور صبح شام گھوم کر آ جانا وہاں سے، تاکہ نظم اور نثر میں فرق معلوم ہو جائے۔ کیا کرے، اچانک بیل گانے میں اچھا نہیں لگتا ہے، جاؤ اٹھو جاؤ، یہ کوئی بات ہوا نہیں نہ ہوا، اسی لیے اب وہ بھی شرما رہے تھے لیکن اب بولے کیا کیجیے گا۔ اچھا، عربی زبان کے مشہور شاعر کے کلام پڑھ رہے تھے، دیکھیے جو تھے نا متنبی، وہ عربی شاعر کا مشہور کلام پڑھ رہے تھے، میاں رضا چھٹی ہو گئی، ٹھیک۔ کیوں چھٹی ہو گئی؟ تو عربی شاعر کے مشہور کلام پڑھنے کے دوران میاں رضا کی چھٹی ہو گئی۔ ہوا یوں کہ مرزا فرحت اللہ بیگ کے ساتھ میاں رضا بھی ڈپٹی نذیر احمد کے پاس پڑھنے کے لیے جاتے تھے، اور ایک دن ایوان متنبی، دیکھیے دیوان متنبی مطلب متنبی کا جو شعر ہے اس کا شعر پڑھ رہے تھے، اشعار کے اعراب نہ ہونے کی وجہ سے میاں رضا اشعار میں غلط پڑھ رہے تھے، دیکھیے یہ اعراب میں غلطی نہیں بلکہ یہ نظم کو نثر پڑھتے تھے، اعراب میں غلطی کرتے تھے پر کم غلطی کرتے تھے، اتنا زیادہ نہیں کرتے تھے، ٹھیک۔ اور نذیر احمد کے چراغ پا ہو گئے، مطلب ان کا دماغ خراب ہو گیا، اور میاں رضا کی چھٹی ہو گئی، خارج کر دیا جاؤ یہاں سے، ٹھیک۔ اچھا، اگلا سوال ہے کہ مرزا فرحت اللہ بیگ شعر خوانی میں کس طرح کی غلطیاں کرتے تھے؟ نظم کو نثر پڑھتے تھے، نہیں اعراب میں غلطی کرتے تھے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کے صرف نحو تو کمزور تھی، علم نحو ہے، دیکھیے علم نحو، علم صرف، آپ جب قواعد ہم پڑھائیں گے تو یہ سب کے بارے میں بتائیں گے، ٹھیک۔ جس کی وجہ سے نذیر احمد کے یہاں تدریس کے دوران وہ شعر خوانی میں اعراب کی غلطیاں کرتے تھے، ویسے بھی نظم پڑھنے میں فرحت اللہ بیگ کو بہت دشواری ہوتی تھی، ٹھیک۔ اور چلیے بڑھتے اپنے اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے میاں رضا میاں دانی شعر پڑھنے کے میں کیسی غلطیاں کرتے تھے؟ میاں دانی جو ان کے دوست تھے یہ بھی مطلب اعراب میں غلطی کرتے تھے، غلطی اس میں اعراب میں غلطی نہیں کرتے تھے، یہ تو نظم کو نثر پڑھتے تھے، شعر کو اس انداز میں پڑھتے تھے سننے والوں کو لگتا تھا کہ میاں دانی شعر کے بجائے کوئی نثر پڑھ رہا ہے، نثر مطلب قصہ کہانی سنا رہا ہے، تب بتائیے آپ کو برا لگے گا کہ شعر سنا ہے، یا کہے گا کہ لگے گا کہانی سنانے، کہانی نہیں رہتا ہے وہ شعر ہی رہے گا، بیچارے کو بتانے کا انداز ہی ایسا ہے، تب کیا کریے گا۔
हालत यह थी कि पढ़ने के दौरान सकता तो क्या झटका भी पढ़ बढ़ पढ़ जाते थे, मतलब जो शेर में झटका दिया जाता है उसको भी पढ़ जाते थे, जिसकी वजह से मौलवी नज़ीर अहमद मियाँदानी की उफ़्फ़त रहा करते थे, मतलब नाराज़। देखिए हम फिर से आपको बता रहे हैं कि इसको रटना ज़रूरी नहीं है, ठीक। इसको रटना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हम बता रहे हैं क्यों, क्योंकि आप अगर पढ़े हुए हैं, अगर आप खुद से भी उसका जवाब देना चाहते हैं तो आप जाइए मेरा वो वाला वीडियो देखिए, ताकि आप इसका खुद से जवाब दे सके, ठीक। तो चलिए बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। हम अगर इसको बताने लगे, और भी सवाल है, ढेर सारा सवाल है, अगर हम आपको बताने लगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए हम अपने वीडियो को अब स्किप करना चाहेंगे। बस हम यूँ दिखा दे रहे हैं मौलवी साहब पढ़ाने का तरीका क्या था कि वो एक दिन किताब लेते थे, पहले खुद पढ़ते थे, फिर बच्चों से पढ़वाते थे, फिर उसके बाद में होता था क्या गलती करते थे तो उसको अपने मदरसे से खारिज कर दिया करते थे, ठीक। तो आप लोग ये पढ़ लीजिएगा, ठीक। चलिए बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, अभी देखिए मतलब तवील सवाल आ गया, मतलब एक पेज का ये सवाल है। सवाल है कि मौलवी साहब अपने शागिर्द से क्यों गुस्सा हो गए। देखिए आप वो कहानी पढ़े होंगे, यकीनन मैं कह रहा हूँ ना, आप इसके जवाब दे देंगे। यही देखिए इतना बड़ा है, अगर हम इसको बताने लग जाए, बताइए आप ही बताइए कितना लंबा वीडियो हो जाएगा। इसलिए मैं अपने वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ। चलिए अब हम ये क्यों इसको मतलब गुस्सा आ गए थे, क्योंकि वो जो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग है वो सबक पढ़ रहे थे, और पढ़ते में हुआ ये कि ये तो राब में खूब गलती करते थे। अब ये राब में जब ये गलती करते थे तो एक बार किए ना, तो मौलवी साहब बोले हूँ, तो फिर ये राब पलट दिए। फिर मौलवी साहब गुस्से में बोले हूँ, फिर ये राब पलट दिए। मतलब ये कोई बात हुआ। अब पढ़ते पढ़ते मतलब ये राब पलटते जा रहे हैं और वो सही नहीं, गलत गलत। अब गुस्सा हो गए, किताब उठाए फेंक दिए आंगन में, और उसके बाद बोले कि चलो यहाँ से दफ़ा हो जाओ, न तुम मेरे स्टूडेंट के लायक हो, न तुम मेरे पढ़ाने के लायक हो, और न तुम मेरे पढ़ने के लायक हो, और न मैं तुम्हारे पढ़ाने के लायक, चलो जाओ यहाँ से। लेकिन ये लोग नहीं गए, जिद पे और गए, ना हम आज ही पढ़ेंगे, आप ही से पढ़ेंगे, बिना पढ़े तो जबे न करेंगे, धक्का मार के निकालिएगा तो हम यहीं आ जाएंगे। मतलब हद हो गई थी, बेशर्मी की हद हो गई थी। अब क्या करिएगा, बेशर्मी की हद हो गई थी। तो बोले कि ठीक है ले आओ किताब, पढ़ ले रहे हैं। लेकिन बोले कि तुम अगर चले जाते ना, तो फिर आने की, तुमको इस घर में आने के फिर तुमको ये इजाज़त नहीं मिलता, तुम इस घर में वापस नहीं आ पाते। और हम तो तुम्हारा शौक़ आज़मा रहे थे, मौलवी साहब बोले हम तुम्हारा शौक़ आज़मा रहे थे कि तुम्हारे अंदर कितना पढ़ने की चाहत है, और जो तुम वाकई में तुम लोग पढ़ने वाले बच्चे हो। अगर तुम लोग ना पढ़ते ना, तो हम तो तुम्हें छोड़ ही देते। मतलब हम ना पढ़ते, ना पढ़ने वाले बच्चे रहते तो तुम यकीनन उठ के चले जाते। इतना सुनने के बावजूद भी तुम लोग बैठे हो। और हम सच कह रहे हैं कि जिसको पढ़ने की चाहत होती है ना, वो भला बुरा सब सुनता है लेकिन पढ़ता है, ठीक। मौलवी साहब की हर बातों को सुनेगा, जो बोलेंगे वो सुन लेगा, लेकिन पढ़ेगा, ठीक। और जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे रहते हैं वो भाग जाते हैं। अल्लाह तुम जैसे शागिर्द सबको दे। पहले तो वो ऐसे कह रहे थे कि तुम जैसे शागिर्दों से सलामत रखे, क्योंकि तुम शागिर्द क्या हुए, उस्ताद के भी उस्ताद हो गए। तो चलिए अपने बढ़ते अगले सवाल की तरफ। देखिए बोल देना है ना कि ये इतना लंबा है, हम ज़्यादा वीडियो हम लंबी नहीं करनी चाहेंगे, लेकिन हम आपको इसके बारे में बता देंगे। अगर आप और भी तफसील से जानना चाहते हैं, हर सवालों का जवाब देना चाहते हैं, तो आप जाइए वो वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग अपने उस्ताद से क्या सीखा, बताइए क्या सीखा। इसके बारे में भी हम बताए हुए। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने अपने उस्ताद डिपने जैसे बहुत कुछ सीखा, मतलब शायर भी हुए, ये शायर भी हो गए। और पढ़ने के दौरान फ़रतुल्लाह बेग नज़ीर अहमद की शख्सियत के करीब से देखा, और इतना करीब से देखा कि उनके बारे में ये खाका लिख दिए। और भी मतलब बहुत कुछ हो सकता है, अगर आप पढ़ना चाहें तो देखिए इतना लंबा है। आप अगर चाहें तो इसके स्क्रीन शॉट लेकर और जूम करके पढ़ सकते हैं, ठीक। चलिए बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ।
ये खाका निगारी के बारे में लिखना है। अब बताइए उनके खाका निगारी कैसा था, क्या हुआ, मतलब आप इसके बारे में लिख सकते हैं। देखिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक करना और शेयर करना दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पर सेट कर दें ताकि हमारी आने वाली पहली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे, जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप इस वीडियो का भरपूर फ़ायदा उठाएं। ठीक, तो चलिए बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। ये देखिए आप इसका फिर से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम इसको अगर यकीन माने हम पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, पर अगर आप कहेंगे कमेंट करिएगा, अगर इसके बारे में बताना हो तो हम एक दूसरा वीडियो ला देंगे जिसमें हम ये जो तवील सवालात है उसको हम तफसील से बताएंगे, ठीक, पढ़ के। लेकिन अगर अभी हम पढ़ाने बैठ जाए तब तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। देखिए 20 मिनट हो चुका है और ज़्यादा लंबी वीडियो हम नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। दर्ज इक़्शा इक़्तिबास की रोशनी में सवालों के जवाब दीजिए। जब तक कोई धक्के दे कर ना निकालेगा उस वक्त तक हम जाते नहीं, और जाएंगे तो फिर वापस आ जाएंगे। ये कौल किसका है? देखिए हम अगर आपकी कहानी पढ़े हैं तो आपको अच्छे से मालूम होगा कि मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग ने ये कहा था कि आप धक्का मार के निकालिएगा तो यो हम जाएंगे या फिर वापस आ जाएंगे। अच्छा, इस कॉल में धक्के देने की बात क्यों कही गई है? इस कॉल में धक्के देने की बात इसलिए कही गई है क्योंकि मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग डिप्टी नज़ीर अहमद के चहीते शागिर्द थे और वो जानते थे, हम इसको जूम कर रहे हैं, और वो जानते थे कि उस्ताद का गुस्सा मसनूई होता है, मतलब थोड़ी देर के लिए। वह सिर्फ इल्म के शौक़ आजमाने के लिए तालिबे इल्मों को जानने के लिए कहते थे। वो सिर्फ ऐसा इसलिए कहते थे ताकि हम अपने तालिबे इल्म को जान सकें कि इसके अंदर कितना शौक़ है पढ़ने के लिए, इसीलिए वो ऐसी बातें करते थे, ठीक। और दूसरी बात यह थी कि नज़ीर अहमद के सामने ढीठ भी हो गए थे, मतलब ज़्यादा दिन कोई उस्ताद के सामने पढ़ लेता है ना तो थोड़ा सा ढीठ हो जाता है। ज़्यादा दिन से पढ़ रहे थे इसलिए इतना बोल रहे थे, ठीक। बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि दर्ज झेल इक़्तिबास में रोशनी डालिए और जवाब दीजिए। अच्छा, खुदा महफूज रखे तुम जैसे शागिर्दों से, तुम जैसे शागिर्द भी किसी के ना हो। शागिर्द क्या हुए, तुम तो उस्ताद के भी उस्ताद हो गए। अच्छा भाई, हाँ मैं हारा और तुम ही लोग जीते। अच्छा, खुदा के लिए किताब उठा कर लाओ और सबक में पढ़ कर मेरा पुंड छोड़ो, यहाँ पे जाओ पढ़ कर। तो ये बताइए ये कौल किसका है? ये डिप्टी नज़ीर अहमद ने ये बात कहा था कि भाई पढ़ो और जाओ, ठीक। ये बात किससे कही गई है? ये बात मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग और उनके मियाँ दानी जो उनके दोस्त थे उनसे कही गई है। इस कौल में किससे छुटकारा पाने की कोशिश की गई है? वो शागिर्दों से, तुम जैसे शागिर्दों से खुदा महफूज रखे। इस कौल में मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग ने छुटकारा पाने के लिए बात कही जा रही है। ये है इस कौल में किससे? देखिए मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग से। हाँ, मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग पढ़ने के लिए जाते थे, उससे छुटकारा। अच्छा, इस कौल में कौन से उस्ताद हो जाते हैं बताइए? इस कौल में तो जो ये है ना स्टूडेंट, जो शागिर्द है वही तो उस्ताद बन जा रहे हैं, इसीलिए ये ऐसा पूछा जा रहा है, ठीक। तो चलिए बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, देखिए यहाँ हमारा सवाल जवाब ख़त्म होता है। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। पढ़ने में मज़ा आया होगा तो पढ़ने में सवाल जवाब लगाने में मज़ा आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस वीडियो का फ़ायदा और भी आपके दोस्त लोग उठा सकें। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।